दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का इतिहास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंगेज़ खान के जीवन के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, चंगेज़ खान का जो जन्म है वो 1162 ईस्वी के आसपास, यानी जो आधुनिक मंगोलिया था उसके उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? मतलब आज जहाँ मंगोलिया पड़ता है उसका जो उत्तरी भाग है ओनोन नदी, उसके पास। इसका जो प्रारंभिक नाम था तेमुजीन था, और उसके पिता का जो देखिए, चंगेज़ खान का नाम क्या था? तेमुजीन। और उसके पिता का जो नाम था एसुजेई। वो जो थे कियात कबीले के मुखिया थे, उसके पिता। यह एक परिवारों का समूह था। कियात कबीला का था, ये एक परिवारों का समूह था जो बोर्जी-गिद कुल से संबंधित था। कौन से कुल से? बोर्जी-गिद कुल से ये लोग संबंधित थे। उसके पिता की अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई थी। जब चंगेज़ खान छोटा था तभी उसके पिता की हत्या कर दी गई। और उसकी माता ओलून इके ने तेमुजीन यानी चंगेज़ खान और उसके सगे तथा जो सौतेले भाई थे लाल, उनका जो पालन पोषण था वो बड़ी मुश्किल से किया था, बहुत कठिनाइयों से किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था, यानी विपत्तियों से भरा रहा। तेमुजीन जो था उसका अपहरण कर उसे दास बना लिया गया, यानी जो चंगेज़ खान था उसका अपहरण हो गया और उसको दास बना लिया गया। उसकी जो पत्नी थी बोर्टे, उसके विवाह के उपरांत, मतलब जब उसकी पत्नी का विवाह हुआ उसके तुरंत बाद उसका अपहरण कर लिया गया। और मतलब उसकी पत्नी का अपहरण हो गया तो उसने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। देखिए, इतनी सारी परेशानियां उसके ऊपर आ रही थी, लेकिन इन परेशानियों में एक चीज़ उसके साथ अच्छी ये हो रही थी कि इस समय उसके अनेक अच्छे मित्र बन रहे थे। नवयुवक भोगरचु उसका प्रथम मित्र था। उसके मित्र का क्या नाम था? बोगु रचु। वह सदैव एक विश्वस्त साथी, यानी जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, वो विश्वसनीय साथी बनकर, दोस्त बनकर उसके साथ रहा। उसका जो सगा भाई था आंडा यानी जमुका भी, जो उसके एक सगा भाई था जमुका या आंडा उसका नाम था, वो भी एक विश्वसनीय मित्र था। तेमुजीन ने केराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने जो रिश्ते थे उसको अच्छा किया, यानी पुनः उनकी स्थापना की। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। जो जमुका था पहले उसका मित्र था, लेकिन बाद में उसका दुश्मन बन गया। 1180 और 90 में तेमुजीन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली जो प्रतिद्वंदी थे उनको परास्त करने, यानी उनको हराने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद जो तेमुजीन था, यानी जो चंगेज़ खान था, उसमें काफ़ी आत्मविश्वास आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। और अब वह जो अन्य कबीले थे उनके विरुद्ध भी युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ा, यानी साम्राज्य विस्तार के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के जो हत्यारे थे वो लोग शक्तिशाली ततार, केराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा था, और 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद जो चंगेज़ खान था वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर गया, यानी उसका प्रभाव जो था इस क्षेत्र में सबसे अधिक हो गया। उसने ये कहा जो उसके पिता के हत्यारे थे और जो शक्तिशाली जमुका लोग थे और जो नेमन लोग थे, उन सबको इसने पराजित कर दिया
और जो स्टेपी का क्षेत्र था उसकी राजनीति में ये घुस गया और इसका प्रभाव वहाँ देखने को मिलने लगा। उसकी जो ये प्रतिष्ठा थी उसको मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा जिसे कुरिलताई से मान्यता मिली और उसे चंगेज खान यानी समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया गया। आगे देखिए, 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनः गठित कर लिया यानी अपने साथ मिला लिया, जिससे उसके भविष्य में किए गए जो सैन्य अभियान थे उनकी सफलता जो थी वो पहले से ही तय हो गई थी। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था, यानी जो चीन था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो वो सबसे पहले चीन पर कब्जा करना चाहता था। वे थे उत्तर पश्चिम प्रांतों के तिब्बती मूल के सियांग लोग और जरचेन लोगों के चीन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, और जो संगू राजवंश थे जिनके आधिपत्य में दक्षिण चीन था। देखिए, 1209 में सिया लोग परास्त हो गए, यानी 1209 में जो सिया थे वो लोग हार गए। 1213 ईस्वी में चीन की जो महान दीवार है उसका अतिक्रमण हो गया, यानी उस पर कब्जा हो गया। और 1215 ईस्वी में जो पेकिंग नगर था चंगेज खान ने उसको लूटा। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था, यानी वो बहुत खुश था। उसको इतनी सफलताएं मिल रही थी जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया था और इस चीज़ से वो आगे की लड़ाइयों के लिए आसानी से लोगों को मना लेता था। देखिए, उसके क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि जो थी वहाँ पे लौट आया। जो उसके क्षेत्र के जो सैनिक मामले थे उनको उनके जो विश्वास पात्र लोग थे उनके ऊपर छोड़कर वो वापस अपने उसकी जो मातृभूमि थी उसका जो घर था वहाँ पर वापस वो लौट आया 1216 में। 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद, कराखिता कहाँ पड़ता है? चीन के उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहाँ स्थित जो तिएन शान की पहाड़ियाँ हैं उसको ये नियंत्रित करती थी। मंगोलों का साम्राज्य जो है अमू दरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों तक फैल गया। ख्वारज़म का जो सुल्तान था वो मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। देखिए, जो ख्वारज़म था उसने क्या किया, चंगेज खान के जो दूत थे उनको मरवा दिया। अब इसके वजह से उसे चंगेज खान के भयानक प्रकोप का सामना करना पड़ा। 1219 और 21 तक के अभियानों में बड़े नगरों ओटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख जो है समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके, यानी नगर में जो भी घर वगैरह हैं उनको इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए कि ऐसा मालूम पड़े कि इस भूमि पे पहले कोई था ही नहीं। उस पे जो हल है, जैसे खेतों में हल चलाया जाता है ना, वैसे नगरों में हल आसानी से चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया कि नगर के जो समस्त बिल्ली और कुत्ते थे उनको भी जीवित न रहने दिया, यानी जो नगर के बिल्ली कुत्ते थे उनको भी मार दिया। मंगोल सेनाओं ने सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने जो कैस्पियन सागर था उसको घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने
जो सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन था, देखिए जो सुल्तान भागा था उसका पुत्र था जलालुद्दीन, उसका अफगानिस्तान और जो सिंध प्रदेश था वहाँ तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु यहाँ इतनी गर्मी थी जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। प्राकृतिक आवासों की कठिनाइयाँ तथा उसके समन निमित्तज्ञ द्वारा किए गए जो अशुभ संकेत थे, उसके आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। जो चंगेज खान था उसका जीवन जो है ज़्यादातर युद्धों में बीता, लेकिन 1227 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां जो थी वो विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयाम थे उनके आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसके प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का ही परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों की जो घुड़सवारी थी उसने उसके कौशल और उसकी सेना की जो गति थी उसको प्रदान करने का काम किया। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल जो था वो बहुत अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी जो सैनिक गति थी उसको बहुत तेज कर दिया था। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई थी, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान जो थे उसे प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ में जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यायावर लोगों को अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में ये लोग सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर या जो हल्के मतलब आसानी से जो चलाए जा सके उनका निर्माण किया, जिसका युद्ध में घातक प्रभाव हुआ। ये देखिए तेमुजीन का जन्म कब हुआ था, लगभग 1167 में, यानी चंगेज खान का जन्म 1160 और 70 के दशक में उसे दास बना लिया गया। 1180-90 के बीच उसने जो संधि संबंध थे, सगे संबंधित थे, उनका काल था, उनसे युद्ध किया। 1203 से 27 में वो साम्राज्य विस्तार और विजय की ओर निकल पड़ा। 1206 में तेमुजीन को चंगेज खान यानी मंगोलों द्वारा सार्वभौमिक शासक की उपाधि मिली। 1227 में इसकी मृत्यु हो गई। 1227-41 में चंगेज खान के जो पुत्र थे ओंगोदेई, उसका शासनकाल रहा। 1227 से 60 में 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना का काल रहा। ये 1236 से 42 में बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची, जिसका पुत्र था, उसके अंडर में आ गया। 1246-49 में ओगोदेई के पुत्र गुइक का काल रहा और 1251 से 60 तक मोंके चंगेज खान का जो पौत्र था और तुल्लू, उसका काल रहा। 1253 से 55 में मंगोल के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण किया गया। 1257 से 67 के समय बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल हुआ। सुनहरा गिरोह यानी नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः ईसाई धर्म से पुनः
इस्लाम धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ और 1350 के दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड और मिस्र देशों की मैत्री का प्रारंभ भी हुआ। कब? 1257 से 67 के समय में। देखिए 1258 में बगदाद पर अधिकार और जो अब्बासी खिलाफत थी उसका अंत हो गया। मौके के छोटे भाई हेलगू के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना हुई। जोचिद और इल खान के मध्य जो है संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1260 में पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण हुआ, यानी ये राजा बने, और चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष शुरू हुआ। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त हो गई। तोलुई, चंगताई और जोची यानी ओगोदेई वंश पराजित हो गया और तोलुईद में जाके मिल गया। तोलुईद चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज्य था। चगताई जो था उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में था। रूसी स्टेप क्षेत्र में जो रूसी थे वो स्टेपी क्षेत्र में जोचिद वंश थे। उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन होर्ड के नाम से वर्णन किया करते थे। आगे देखिए 1295 से 1304 में क्या हुआ। ईरान में इलखानी शासक गजन खान का शासनकाल रहा। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम धर्म में वापस धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इलखानी सरदारों का भी इस्लाम धर्म में धर्मांतरण हो गया। उन्होंने यानी इस्लाम धर्म को अपना लिया। 1368 में चीन में युआन राजवंश जो था उसका अंत हो गया। 1370 से 1405 ईस्वी के बीच का जो ये समय ये तैमूर का शासनकाल था। बर्लास तुर्क होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। तोलू राज्य चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों को छोड़कर सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को एक गुरगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। 1495 से 1530 में जहीरुद्दीन बाबर जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, फरगाना और समरकंद के तैमूर का क्षेत्र था उसका उत्तराधिकारी बना। वहाँ से भगाया गया, फिर जाके काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया और भारत में मुगल यानी साम्राज्य की नींव रखी है। किसकी बात हो रही है? ये हो रही है बाबर की। 1500 ईस्वी में जोची के कनिष्ठ पुत्र सिवान का वंशज शैबानी खान द्वारा तुरान पर अधिकार कर लिया गया और तुरान में शैबानी सत्ता जो थी उसको मजबूत किया और इस क्षेत्र से बाबर और जो तैमूर के वंशज थे उनको भगा दिया। 1759 में चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली और 1921 में मंगोलिया का जो गणराज्य था उसकी स्थापना हो गई। अब देखते हैं ये क्या है। चंगेज खान के उपरांत जो थे मंगोल उनका क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। आइए देखिए, चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य था उसको दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण जो है 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। वहीं जो दूसरा चरण था 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, इराक, ईरान और सीरिया पर विजय प्राप्त हो गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की जो परिसीमाएं थी उसमें स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्य का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में
उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति यानी लड़ाई होने लगी। जब प्रथम दो पीढ़ियों जैसे जोबी और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए यानी एक साथ हो गए। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति देखिए तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के वंश के तोलुईद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मोंके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्य अभिषेक के उपरांत 1250 के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर जो विस्तार था वो रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशों के जो अंदरूनी झगड़े थे, उन्होंने जोशी वंशजों का ध्यान उनके जो संभावित यूरोपीय अभियान थे उनसे हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान जो थे वो शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः क्या हुआ, उन्होंने चीन को एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवारों के सदस्यों के मध्य आंतरिक जो लड़ाइयाँ थीं वो दिखाई देने लगी। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारणों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजहों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई। देखिए सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन क्या था। मंगोलों और अन्य यायावर साम्राज्यों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे, यानी मंगोल के समाज में ठीक है जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो हथियारबंद एक फिट और तगड़े ताकतवर वयस्क यानी नौजवान आदमी ही रखे जाते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उसकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप में छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। केराइटो जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूह जो उसके महासंघ के सदस्य थे, उनकी पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले सैनिक दशमलव इकाइयों में एक साथ अस्तित्व में थीं। चंगेज खान ने उस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया, यानी बांट दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिक की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसे तुमन कहा जाता था, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी सामाजिक व्यवस्था जो थी उसको बदल दिया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को इकट्ठा करके इसके जनक चंगेज खान ने सभी को एक नई पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित
कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। उन्हें नोयान कहा जाता था। इस नदी व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा यानी सगा भाई कहकर सम्मानित किया था जो उसकी सेवा सदियों से कर रहे थे। ऐसे अन्य और कई लोग आंडा में निम्न श्रेणी के थे जो स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नई तरह से उभरे अभिजात्य वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने 9 विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इसमें उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। परिवर्तनशील का मतलब भाई आज ये प्रदेश जीत लिया तो सीमा यहाँ तक हो गई, कल उससे आगे जीत लिया तो सीमा और बढ़ गई। यही परिवर्तन था। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची और रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ। जो उसका बड़ा पुत्र था उसको क्या दिया? स्टेपी प्रदेश दे दिया, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा जो थी वो निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का जो स्टेपी क्षेत्र था तथा पामीर के जो पहाड़ थे उसके उत्तरी क्षेत्र भी मिले, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया। चंगेज खान ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी जो थी वो कराकोरम में प्रतिष्ठापित, यानी कराकोरम को अपनी राजधानी बना दी। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर आपस में मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए कि उसे विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां निर्धारित कर दी जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषदों में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और जो उत्तराधिकारी थे उनके समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हराकार पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज स्थानों से परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक के रूप में तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान की मृत्यु के बाद इस हरकारी पद्धति में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा इस पद्धति की जो गति थी और जो इसका भरोसा था वो यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपनी विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थान में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या जो थी वो अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है।
संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के जो कुछ हिस्से थे वो आज तक उभर नहीं पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए थे। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध फिर से परिपक्व हुए, यानी मजबूत हुए। मंगोलों की देख रेख में रेशम मार्ग जो था उस पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र कराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेर्जा जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासन की सत्ता स्वीकार करते थे। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरण के लिए 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक कृत वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खान का पोता कुबलुई खान कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान, जो चंगेज खान का सबसे छोटे पुत्र तोलोई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वो जो किसान हैं उनको न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खान को भी हैरान में डाल देती थी। देखिए इसका भाषण देखते हैं। गजन खान 1295 से 1304 तक पहला खानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों का जो सेनापति थे उनको निम्न भाषण दिए। उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था कि जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था, मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीच छीन लेंगे, उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे। एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। चंगेज खान के शासनकाल में ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में ट्रांसफ़र। इस तरह इन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के जो स्थानबद्ध जनजीवन थे उन पर होने वाली खाना बदोशी की लूट मारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे। जीवन साथी पे बिना नंबर शेयर करे अपने मैचेस से फ्री में चैट करो एंड फाइंड योर परफेक्ट लाइफ पार्टनर। देखिए
और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुत्साई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुएनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रसूदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय रक्षा करने की बात कही थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों को नए क्षेत्रों से अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। अंततः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशजों ने युआन और इलखानी वंशजों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया के चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन हार्ट के स्टेपी निवासियों में यायावार परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज खान के वंशजों को धीरे धीरे अलग होकर पृथक वंश समूहों में बंट जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी जो स्मृतियां और परंपराएं थी उनके में सामंजस्य बिठाने और उनमें जो बदलाव आ रहे थे वो स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा टोली ईद ने अपने पारिवारिक मतभेदों की वृत्तांत जो थी उसे बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे थे। इतिहासों में दिया है बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का ही परिणाम था। पुरस्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इलखानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिरी में फारसी इतिहासविदों में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कर दी गई। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैयार थे। एक इली खानी ने इतिहासवृत्त में यह विवरण दिया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है, अब पहले जैसा खून खराबा जो है समाप्त हो चुका था। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ मिला वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इससे बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीरें नहीं पेश कर सकते थे जैसी चंगेज खान ने की थी। डेविड आयलन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य व नियमित संहिता, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी, उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यशाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था अज्ञाप्ति व या आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यशाक के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली की संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक
किसी तरह के मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि चंगेज खान की विधि संहिता यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले जो परिवर्तन थे उनको समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल जो था एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आया और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि मंगोलों को अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर जो राजनीतिक प्रभुत्व था वो भी रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे अल्पसंख्यक ही थे। जो मंगोल थे, अगर उनकी संख्या के रूप में देखा जाए तो लोग अल्पसंख्यक थे क्योंकि उनकी संख्या कम थी। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकारों के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोल की जो निकटता थी जो उसको स्वीकार किया और मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था। फिर भी यास ने उनकी अपनी कबीलाई जो पहचान थी उसको बनाए रखा और अपने नियमों को उसने पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। देख लीजिए यास के बारे में दिया है। 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत तक चंगेज खान ने सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहाँ छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार आफिज तानीस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था। दोस्तों, अब इन सब से क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है, चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान प्राप्त है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए, पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूँ पर चैप्टर 43 मिनट का हो चुका है। अब 1.5-2 घंटे का आया, फिर आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही चैप्टर समाप्त करते हैं और इसके बारे में हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए और अपना ध्यान रखिए।